तो ए एंड बी आर दी टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है। बी क्रॉस ए वो मैं बाद में बता दूंगा। तो ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट या इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मतलब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है। देन their vector product will give a vector quantity, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब जो क्वांटिटी आएगी उसकी उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। तो जो ये क्वांटिटी आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका मैग्नीट्यूड होगा ये जो अभी मैं लिखने वाला हूँ वो मैग्नीट्यूड होगा। और हमें याद है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर शो करनी है तो एक यूनिट वेक्टर शो किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, मैं पहले ही लिख देता हूँ एन कैप। मैग्नीट्यूड अब लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड जो होता है इस क्वांटिटी का वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन में। ध्यान देना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। एंड एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये जो चीज है ये 12th में बहुत यूज होगी, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड में बहुत जगह यूज होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा इससे भरा पड़ा है। एक ही लॉ है, यही बता दे रहा हूँ। आपने कभी पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, तो वो इसी से आता है। वो कोई कोई नए लॉज नहीं है, ठीक है ना, कोई नए तरीके नहीं है डायरेक्शन बताने के। तरीका यही है, ये तरीका है, ठीक है ना। तो अगर ये आता है आपको, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आराम से बता पाओगे। gives the direction of the vector quantity. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बताओ कि एन कैप है किस डायरेक्शन में। आपने बोल दिया इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एन कैप है किस डायरेक्शन में। अभी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको एन कैप किस डायरेक्शन में है। ऐसे सोचो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो द डायरेक्शन ऑफ एन कैप is given by राइट हैंड थंब रूल। ना फ्लेमिंग्स नहीं लिखूंगा, राइट हैंड थंब रूल। आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा एन कैप फाइंड आउट करने के लिए। तो एन कैप कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट हैंड थंब रूल को यूज करके। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि ये जो ए क्रॉस बी है, ठीक है ना, सबसे पहला जो तरीका आपको अपनाना है, जो करना है वो क्या करना है आपको, ओरिएंट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इनटू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। ये जो ए क्रॉस बी है इसमें फर्स्ट वेक्टर है ए, ठीक है ना। जैसे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इन ए क्रॉस बी फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए। और जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो फर्स्ट वेक्टर क्या होगा, बी। ये आपको ध्यान देना है। तो आप क्या करोगे,
आपको राइट हैंड की फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में ओरिएंट कर दे रही है। इमेजिन इट कि आप इस तरीके से सोचो कि यहां पे ये है फर्स्ट वेक्टर, लेट्स टेक ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो आप अपनी राइट हैंड की उंगलियां कहां पे ओरिएंट कर दोगे? फर्स्ट वेक्टर की तरफ। मान लीजिए ये उंगलियां है आपकी, ये उंगलियां है, ये आपकी उंगलियां होंगी। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? रोटेट द फिंगर्स थ्रू द स्मॉल एंगल थीटा। ये थीटा जो है स्मॉल एंगल है। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में जो छोटा एंगल है, दो एंगल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेल को जो है एक जगह ज्वाइन करवा देना और दो एंगल बनेंगे इसमें, एक थीटा होगा, एक 360 माइनस थीटा होगा। तो छोटा जो एंगल है वो लेना है आपको। तो ये छोटा एंगल है, दिख रहा है? तो ये छोटा एंगल है। तो आपको क्या करना है? रोटेट द फिंगर थ्रू द स्मॉल एंगल थीटा टुवर्ड्स बी वेक्टर, ठीक है। तो जैसे ये फिंगर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, छोटे वाला एंगल है, वो ये है, दिख रहा है? ये वाला एंगल है थीटा। तो आप क्या करोगे? इसे ऐसे रोटेट कर दोगे, उंगलियों को ऐसे रोटेट करोगे अपने। तो थंब किस तरफ आएगा? थंब आएगा इस तरफ। ये थंब है आपका, ये थंब है, ये पूरा हाथ हो गया आपका राइट हैंड। अगर आप राइट हैंड देखोगे तो राइट हैंड की उंगलियां जो है ए वेक्टर की तरफ करोगे। आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ और मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आप ऐसे सोचो, ये मेरी ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड का मान लीजिए ये दो वेक्टर है, ऐसे सोचो, ये दो वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर है। तो आप क्या करोगे? राइट हैंड की उंगलियां ऐसे शो कर रहा हूँ, ए वेक्टर की तरफ करोगे। अगर आप ए वेक्टर बी निकाल रहे हो तो ए वेक्टर की तरफ ओरिएंट करोगे और आप कहा किस तरफ रोटेट करोगे? थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा। ये एंगल देखो थीटा है, ये एंगल थीटा है, देखो छोटा एंगल है, ये एंगल छोटा है, ये बड़ा एंगल है। तो आप ऐसे रोटेट कर दोगे और अब आप देखोगे कि आपका थंब किस तरफ जा रहा है। तो थंब आप देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, यही डायरेक्शन है एन कैप। फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड की उंगलियां ओरिएंट कर देना एंड थ्रू एंगल थीटा रोटेट इट टुवर्ड्स बी। ऐसे बी की तरफ रोटेट करना है। थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा, थंब देखो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये एन कैप की डायरेक्शन दे देगा। सो तीसरा क्या होगा यहाँ पे? द थंब, द डायरेक्शन ऑफ थंब gives the direction of n cap, ठीक है। ये दो, ये आप तीन प्रोसेस कर लेना, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रोटेट करते हो तो एन कैप आ रहा है जेड डायरेक्शन में, अगर आप देखोगे, ठीक है, एन कैप जेड डायरेक्शन में आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर आप मैं बी क्रॉस ए करूं, तो अगर आप देखोगे ए क्रॉस बी करूंगा तो एन कैप आएगा इस तरफ,
एन कैप का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी, जिस डायरेक्शन में एन कैप उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ऊपर आएगा। तो बी क्रॉस ए करोगे तो क्या होगा, बी क्रॉस ए करोगे तो आएगा ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा क्योंकि अभी भी ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, स्मॉल एंगल। लेकिन क्योंकि अब आपको, अच्छा ये मैंने शायद गलत ले लिया है, ठीक है ना, अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी नीचे आएगा ऐसे, और आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी क्रॉस ए आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि अब आपको अपनी राइट हैंड की उंगलियां बी वेक्टर की तरफ रखनी है और ए की तरफ रोटेट करनी है। तो अगर आप बी क्रॉस ए करके देखोगे तो ये आएगा ऊपर की तरफ, यानी कि ये आ जाएगा माइनस एन कैप, ठीक है ना। वाई माइनस एन कैप, क्योंकि एन कैप अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एन कैप अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस एन कैप इस डायरेक्शन में, उल्टा हो जाएगा। तो इससे एक चीज पता चलती है, ये अगर 1 है और ये 2 है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। तो ए क्रॉस बी अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो बी क्रॉस ए का है ऊपर की तरफ, वो आप देख रहे हो exactly। अच्छा और क्या पता चलता है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या पता चलता है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो ये ए है और ये बी है, तो जब आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर राइट हैंड की उंगलियां ओरिएंट करके देख लो, राइट हैंड की उंगलियां आ रही हैं इस तरफ, ठीक है, और जब आप रोटेट करोगे ऐसे तो ए क्रॉस बी ऊपर जाएगा, लेकिन जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा। तो ये परपेंडिकुलर है एक, देखो बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, ये ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ये आपको ध्यान में है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। मेन जो चीज है वो ये है कि आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, डायरेक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड when magnitude of a vector and b vector is given and theta is given। ये तभी यूज करोगे, जैसे मैं आपसे बोल दूं एग्जांपल के तौर पे, मैं एक एग्जांपल ले भी लेता हूं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा टॉर्क, पिछले साल आपने पढ़ी होगी टॉर्क। चलो टॉर्क नहीं ले रहा हूँ वरना क्या हो, ऐसा भी हो सकता है शायद भूल गए हो। मैं भी रेगुलर एग्जांपल ही लेता हूँ, ठीक है ना। जब टॉर्क की बात आएगी तब टॉर्क कर लेंगे हम, ठीक है। तो टॉर्क की बात आएगी तब टॉर्क लेंगे। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन टू फोर्स, है ना, बट एक्चुअल में वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब टॉर्क आएगा तब हम लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप जो है सिंपल देखो, मान लीजिए
एक वेक्टर है 12 न्यूटन, और न्यूटन मत लो, ठीक है, यूनिट ले लो, बेटर यही है, वरना क्या है कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आप तो फोर्स ले रहे हो। 12 यूनिट है, और बी वेक्टर है 6 यूनिट, और दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो अब आपसे पूछा है बताओ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बता दो। तो आप ए क्रॉस बी, आप अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड दोनों के बीच का एंगल भी आ रहा है, साइन ऑफ एंगल आ रहा है। तो अब आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन एन कैप, ठीक है। तो एन कैप जो है राइट हैंड थंब रूल, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 इंटू 6 साइन 120 क्या होता है, √3/2। ये गया 3 से, आंसर आ गया आपका 36√3 एन कैप। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही करना है आपको। लेकिन इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, वेक्टर फॉर्म मतलब इस तरीके से दिया, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, ये दिया हुआ बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। और अब आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी निकालो, तो अब आप जो है ना ये मत कर देना प्लीज कि पहले आप ए का मैग्नीट्यूड निकालो फिर बी का निकालो फिर दोनों के बीच का एंगल, बड़ा प्रोसेस है। तो हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। इस साल आप डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हो, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट मेथड है। डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो, ए क्रॉस बी इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करके निकाल सकते हो। सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, आई जे के, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स इन 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। अब सेकंड, ये फर्स्ट रो है, ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो में जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट ले लो। पहला वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो उसके कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, तो वो लिख दोगे। और तीसरे रो में आएगा बी वेक्टर के कंपोनेंट। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट तरीका, इस साल आप पढ़ोगे। जिनके पास मैथ्स है वो तो पढ़ेंगे ही, जिनके पास बायो है प्लीज वो थोड़ा सा समझ लो इस चीज को, किस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पे आप प्लस लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे, यहाँ पे प्लस लिखोगे, और ये साइन प्लस आई को दे देना, माइनस जे को दे देना, और ये प्लस के को दे देना। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा पहला वेक्टर, ठीक है, पहला यूनिट वेक्टर प्लस साइन दे दो, ब्रैकेट, फिर माइनस जे दे दो, ब्रैकेट लिख दो, और फिर प्लस के दे दो, ब्रैकेट दे दो। नाउ अब इन ब्रैकेट्स में आएगा क्या, आई के ब्रैकेट में क्या आएगा, तो आई के ब्रैकेट में आप कैसे निकालोगे, जो आई का कॉलम, और ये सॉरी ये रो है और ये कॉलम है, इसको थोड़ी देर के लिए सोचो, है ही नहीं, सिर्फ आई का, ठीक है, क्योंकि मैं आई के कंपोनेंट निकाल रहा हूं, तो आई के रो एंड कॉलम हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब बचा क्या, ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए वाई को बी जेड में करो पहले, ए वाई बी जेड, और फिर बी वाई को ए जेड से करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। आई थिंक ये आता होगा आपको, ठीक है ना। सेम जे
के लिए करना है, तो जे के लिए करोगे तो क्या होगा, जे का ये है कॉलम और ये है रो। अब बचा क्या, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स। सेम चीज के लिए करने है, के का रो हो गया, कॉलम रो, ठीक है। तो बचेगा क्या, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। तो ये काम करना है आपको, ये आपका जो है वेक्टर आ गया। दिस इज अ वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर आप इसे थोड़ा सा ढंग से लिख दोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड आई कैप। ये जो माइनस साइन है ये अंदर ले जाना, ठीक है ना, ये अंदर ले जाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, ए जेड बी एक्स का पॉजिटिव हो जाएगा और ए एक्स बी जेड का नेगेटिव हो जाएगा, जे कैप। और सबसे लास्ट वाला आएगा ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, ठीक है। ये है एक्चुअल में पूरा वेक्टर, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये क्या है, ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, अगर इसको सी वेक्टर मान लूं, सी वेक्टर मान लेता हूं, तो सी का एक्स कंपोनेंट है, ये सी का वाई कंपोनेंट है और ये सी का जेड कंपोनेंट है, सी जेड। आप ऐसे सोच लेना। अब इसमें अलग से डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में डायरेक्शन अपने आप रहती ही है। तो ये है पूरा को पूरा, इस तरीके से आप निकालोगे। फिर मैं बता दे रहा हूं तरीका क्या है। ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है और आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। और दोनों अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, इफ वेक्टर फॉर्म्स आर गिवन, तो आप क्या यूज करोगे, डिटर्मिनेंट मेथड। अब मैं एक एग्जांपल लेके दे रहा हूं, एग्जांपल लेके सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल लूंगा। एक वेक्टर है i प्लस जे और दूसरा वेक्टर है 3i माइनस 2j। आपको क्या 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 निकालना है, फर्स्ट ए क्रॉस बी निकालो, सेकेंड बी क्रॉस ए निकालो, थर्ड फाइंड आउट दी यूनिट वेक्टर in the direction of A cross B and B cross A। चौथा find out the angle between A vector and B vector। ये चार चीजें निकालनी है। मैं ए क्रॉस बी निकाल के दिखा रहा हूँ, आप बी क्रॉस, चलो मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको, फिर दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना। मेरे ख्याल से उतना मोर देन इनफ होगा। ए क्रॉस बी कईयों ने शायद निकाल भी लिया हो, क्योंकि ये बहुत इजी है, ये शुरू में ही करा दिया जाता है। कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के
नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या है ए वेक्टर का, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, ए क्रॉस बी में सबसे पहला वेक्टर क्या है, ए है, 5 के आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट वेक्टर जो है ए है, उसमें 3 कंपोनेंट देखो, 1 आई कैप 1 जे कैप। अब के कैप नहीं है तो आप 0 के कैप लोगे, और सेम चीज यहाँ पे लोगे 0 के कैप, comes out to be 1 1 0। बी वेक्टर में 3 -2 0। अब क्या कर रहा है, प्लस माइनस प्लस, प्लस आई के साथ क्या आएगा, रो एंड कॉलम हटा दो, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, बचा क्या है, ये 4। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जे के साथ कर लो अब, -j, जे के रो कॉलम हटाओ, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, हटा दो, बचा क्या, 1 3 0 0। 1 को 0 से किया, 3 को 0 से किया, ये जे हो गया। और के प्लस के रो एंड कॉलम हटा दिए, बचा क्या, 1 3 1 -2। क्या करूं अब, 1 को -2 से करो और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 इंटू -2 -3 इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा हुआ क्या है, प्लस के -2 -3 -5 के। तो आंसर क्या है, -5 के कैप। अच्छा, -5 के कैप क्यों आया, अब देखो जरा, मैं आपको थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको ये पता चलता है, ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये किस प्लेन के वेक्टर हैं। ये जो हाँ, ये जो फर्स्ट वेक्टर है, इसको फिजिकली आपको ऐसे समझना है, ए वेक्टर जो था वो था आई प्लस के, तो आई प्लस के क्या होगा, किस प्लेन का वेक्टर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये। देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चल रहा है, इसका फर्स्ट आई 1 आई कैप और 1 जे कैप, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे है एक्स और वाई प्लेन में। और दूसरा वेक्टर क्या था, दूसरा वेक्टर 3 आई कैप -2, मतलब ये वेक्टर कहाँ पे होगा, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये यहाँ पे कहीं होगा। फॉरगेट अबाउट ये किधर है, लेकिन ये तो पता चल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इमेजिन करो कि मैंने अगर राइट हैंड की उंगलियां ए वेक्टर की तरफ की, तो ये राइट हैंड की उंगलियां ऐसे सोच लो, ये राइट हैंड की उंगलियां मेरी, ठीक है, ये राइट हैंड की उंगलियां हो गई, और इसको रोटेट कर रहा हूं मैं ए वेक्टर से को बी वेक्टर की तरफ, तो जो थंब जाएगा वो थंब अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। तो अगर बाहर की तरफ z एक्सिस है, बाहर की तरफ है z एक्सिस, तो जब a को अब b की तरफ रोटेट करोगे, तो ये जो थंब है ये पेपर के अंदर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो प्लेन के अंदर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, -k। दैट्स व्हाई इट इज -5k। ओके, ये चीज समझ में आई है। यस, ओके, चलो। और सेकेंड, बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए आपको मैंने बताया था -a×b होगा, उल्टा होता है। तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा आपका 5k कैप, दैट्स इट। ठीक है। थर्ड, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b,
तो वो कैसे निकालने, तो निकालने का तरीका जो है मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था। अगर आपको एन कैप निकालना है, या इसको ना एन कैप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है एन कैप को ऐसे भी लिख दिया जाता है, देखो ऐसे, और ऐसे भी लिख दिया जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के ऊपर एन कैप लगा दो, या ऐसे सोचो, इसको ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी कैप, ऐसे भी लगा निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकालें, अब आपको क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। अब कैसे निकालें, ए क्रॉस बी क्या है, -5k क्या है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5। एक्स कंपोनेंट इसमें है नहीं, 0 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट है नहीं, 0 का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट -5 है, तो ये √25 5 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा, माइनस के क्या, तो पता ही चल रहा है। और बी क्रॉस ए का क्या होगा, के कैप या -n कैप, दैट्स इट, हो गया मेरा काम। तो वो पता ही चल रहा था, ठीक है ना, वो तो एज इट इज पता ही चल रहा है, ठीक है। एंड चौथा क्या है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी और ए एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बता दो। एंगल निकालने का एक तरीका है, आप फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले से। अच्छा कैसे निकालेंगे दोनों के बीच का एंगल, तो देखो एंगल निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेना, बहुत इजीली निकल जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ये यूज कर लेना, ये बहुत इजीली निकाल देता है। तो हमें निकालना है थीटा, तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा ले लेना, यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे ही निकालना है, साइन से मत निकालना, निकालने को निकाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बेटर ये है कि आप इसी से निकालो, ठीक है ना। अदरवाइज क्या है, आप साइन से निकालोगे ना तो एक प्रॉब्लम है, बता देता हूँ क्या है, ए बी साइन थीटा एन के, तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ए क्रॉस बी करोगे, फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी आई जे के आ जाएगा और यहाँ पे भी आई जे के है ना, तो बहुत बड़ा पड़ जाता है। बेटर ये आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेना, इजी हो जाता है। अच्छा अब आप कैसे निकालोगे, तो ए का मैग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, ए वेक्टर था आई प्लस जे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे चाहिए होगा मुझे, तो वो होगा 1 का स्क्वायर क्योंकि इन दोनों के कंपोनेंट 1 1 है और z कंपोनेंट है नहीं, तो ये कितना हो गया, √2। फिर बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर है आपका 3i-2j, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आएगा √9 + 4 + 0 √13। तो ये दोनों ए और बी हो गए, ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गए। और आपको एक और चीज चाहिए, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी वेक्टर फॉर्म दिया जाए तो आप क्या करोगे, एक्स कंपोनेंट को अलग मल्टीप्लाई करो, वाई को अलग करो और जेड को अलग करो, और तीनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख दे रहा हूं, ए एक्स है 1,
ए वाई है 1 और ए जेड है 0, वैसे बी एक्स है 2, बी वाई है -3 एंड बी जेड है 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को -3 से करो और 0 को 0 से करो और तीनों को ऐड कर दो। ये पिछली बार तरीका बता दिया था मैंने, तीनों को ऐड कर देना। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो ये आ जाएगा 2 -3 + 0, सीधा आ गया -1। अब ये तीनों वैल्यू उठा के यहां डाल दो। cos थीटा आपका आ जाएगा a डॉट बी क्या है -1, ये हो गया √2 और ये हो गया √13। तो थीटा जो आएगा वो होगा cos इनवर्स -1 एंड √2 इंटू √13 हो जाएगा √26। ये बेकार सा एंगल आ रहा है बट यही आंसर है। जिसने वेक्टर्स किया होगा, सर ने अभी वेक्टर क्या बोलते हैं, अवनीश सर ने थोड़ा बहुत जो है आपको करवाया होगा, जो एनडीए वाले बैच के हैं उन्होंने करवाया होगा, उनको तो ये आ जाएगा। जिनको नहीं आता है वो समझ लो, हर बार जो है इसी तरीके से किया जाता है। यस, डाउट ये पूरा क्लियर हुआ जो मैंने करवाया? यस, बाकी बताओ बाकी। ओके, मेरे ख्याल से ये आपको आता है, ठीक है ना, ये सब आता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये आप करके दिखा दो। अच्छा, मुझे एक चीज और बतानी है, हाँ एक चीज और बतानी है, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो। आप सिर्फ दो चीजें निकालोगे, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, बस ये दोनों निकाल के लिखो बस। ओके, आ गया है। बहुत बढ़िया। ए क्रॉस बी आई जे के, एक्स कंपोनेंट है ए का 2 3 और ये हो गया, ठीक है। और बी का हो जाएगा एक्स कंपोनेंट 1, वाई कंपोनेंट 1 और जेड कंपोनेंट 1, प्लस माइनस प्लस।
प्लस आई, हाँ प्लस आई, रो एन कॉलम हटाया, रो एन कॉलम हटाया तो बचा क्या, 3101, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बचेगा क्या, 3 into 1 माइनस 1 into 0। y कंपोनेंट माइनस जे, वो रो एन कॉलम हटा दिया, रो एन कॉलम हटा दिया इसका, ठीक है। बचा क्या, 2101, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 into 1 माइनस 1 into 0, और लास्ट के प्लस के, रो एन कॉलम हटा दिया, 2131, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 into 1 माइनस 3 into 1, तो ये आ जाएगा 3i कैप, ये 0 हो गया, ये 0 माइनस 2j कैप, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 डेट इज -1, तो माइनस k कैप। बहुत बढ़िया। दोनों के बीच का अगर यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, एन कैप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर बी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। हाँ, तो ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट क्या है 3 स्क्वायर, वाई कंपोनेंट है -2 और जेड कंपोनेंट है -1, तो आ जाएगा 9 + 4 + 1 √14 है, ठीक है, नॉट √15, तो ये आ गया 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, √14 से डिवाइड कर दिया बस, ये हो गया, ठीक है। इतना सा काम करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो मैं 12th में बहुत यूज होती है, लेकिन ये 11th में ही बताई जाती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पता नहीं आप आंसर कर पाओगे कि नहीं, लेकिन अ, अगर कर पाए तो और बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है, वेदर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज आंसर बताओ अपना। एरिया मतलब आपने पढ़ा होगा, सर्कल का एरिया πr² होता है, फिर स्क्वायर का एरिया होता है कुछ, तो आपने एरियाज तो पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि ये स्केलर क्वांटिटीज होते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता है एरिया। यस, आंसर कोई भेजेगा मुझे। ओके, सूरज ने कहा स्केलर, आलोक भी कह रहा है स्केलर, अथर्व वेक्टर बोल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, दो ने चलो ठीक है, वेक्टर है शायद, चलो नितिन ने भी वेक्टर बोला है, चलो ठीक है। चलो अलग अलग आंसर हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर है तो क्यों है। तो अब आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये 12th में ही बताई जाती है, ठीक है ना,
11th में कोई बताता नहीं है, लेकिन 11th में बता दें तो सही रहता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो अब मैं देखो आपको एक चीज करके दिखाता हूं, और अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। अब ये चीज मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आप खुद बताओगे, बल्कि आप ऐसे सोचो, ध्यान से समझना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ध्यान से समझना इस चीज को। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और मैं एक्स वाई प्लेन पे एक्स वाई प्लेन पे एक पैरेललोग्राम बनाना चाहता हूं। बना सकता हूं? यस, बना सकता हूं। ये देखो, ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा इसका एरिया बता दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता दो। अगर ए बी जो है, ए बी वो है 4 मीटर लंबा और ए डी है 3 मीटर लंबा, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है ना? आप ये चीज समझ लो, ये रेक्टेंगल होगा। तो आप मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओगे, और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना? अच्छा, कितना होगा जरा बताएगा कोई? क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? 12। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। प्लीज बैकग्राउंड जो है ना ऑफ कर दो अपना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 इंटू 4, तो ये आ गया 12। तो आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ तो कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो आपने सीधा एरिया दे दिया। बहुत बढ़िया, लेकिन ये एक्चुअल में इस तरीके से नहीं आता है। लेंथ इंटू ब्रेड जैसे ही आप करते हो तो आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। 12 मीटर स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा आप जरा ध्यान देना। कौन मुझे बता देगा क्या ये ए बी एक वेक्टर है? बताएगा कोई ए बी वेक्टर क्या होगा? अगर इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आई कैप, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है जे कैप, यस 4 i कैप। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं आपको। वैसे ही क्या एडी भी एक यूनिट वेक्टर है? तो सॉरी, एडी भी एक वेक्टर होगा। ये जो एडी है ये भी तो एक वेक्टर होगा। ये होगा 3 j कैप। 3 j कैप, ठीक है ना? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ये निकाल के दिखाओ जरा, एडी वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट विद ए बी वेक्टर निकाल के बताओ। तो अब क्या यूज करोगे आप? डिटर्मिनेंट मेथड यूज करोगे कि नहीं? अगर आपको ए डी क्रॉस ए बी निकालना है तो आप क्या यूज करोगे? डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है? आई जे के। तो सबसे पहले यहां पे क्या आएगा? एडी के कंपोनेंट आएंगे, तो एडी का सिर्फ वाई कंपोनेंट है तो एक्स और जेड जीरो कर दो, 0 3 0। थीटा भी है ना? थीटा भी है, उससे भी कर सकते हो। मैंने कहा वही वही मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। एडी का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इनटू एन कैप। बिल्कुल मैं वैसे भी कर सकता हूं, देखो करके दिखाता हूं। एडी का मैग्नीट्यूड कितना है? अब एडी का मैग्नीट्यूड है 3, वो तो साफ पता चल रहा है। ए बी का मैग्नीट्यूड है 4, और दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, साइन 90 इनटू। अब एन कैप कैसे निकालोगे?
क्योंकि एडी को, अब एडी को आपको रोटेट करना पड़ेगा, एडी की तरफ अपनी राइट हैंड की उंगलियां कर दो और रोटेट कर दो इस तरफ। थंब किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ, ये थंब है। तो थंब कहां जा रहा है? के कैप की तरफ। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे एन कैप की जगह के कैप। ये आंसर क्या आया? 12 के कैप। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी आप बोलोगे कि सर आपने डिटरमिनेंट मेथड बताया था, है ना, तो उससे ही करके दिखाओ। तो डिटरमिनेंट से करके दिखा रहा हूँ मैं। 400। तो देखो अब यहाँ पे ना एक ही कंपोनेंट निकलेगा, मैं सीधा ही बता रहा हूँ, एक ही निकलेगा, बाकी कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, सिर्फ के कैप निकलेगा। ठीक है, और के कैप क्या होगा? के कैप की कॉलम एंड रो हटा देना, बचेगा क्या? 0403, सॉरी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 4 इंटू 3। क्या है आंसर? डायरेक्शन उल्टी आ रही है क्या? देखना जरा। अच्छा ठीक है, डायरेक्शन उल्टी आ रही है, ठीक है ना। -12 के कैप, नॉट के कैप, -12 के कैप। मैंने z ऊपर ले लिया है, ठीक है, z नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये माइनस के कैप। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, मैं क्या बताना चाहता था कि मेनली आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दो चीजें पता चल रही हैं। देखो, अगर आपने ये निकाला, AD क्रॉस AB निकाला, तो अब यहाँ पे देखो, इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, 12 इंटू माइनस के कैप। अब देखो उसके पास दो चीजें हैं, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये क्या है? डायरेक्शन देगा ये, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। देखो माइनस के कैप आ रहा है ना, और 12 क्या है? 12 जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो इसके पास दो चीजें हैं, तो AD क्रॉस AB किया, जैसे ही आपने इन दो वेक्टर्स को का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AD को AB से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो उसने क्या दिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की दो चीज दी, एक तो दी मैग्नीट्यूड और एक दी डायरेक्शन। आया समझ में? तो इससे प्रूफ होता है, इट प्रूव्स एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? हमेशा याद रखना, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, हमेशा याद रखना ये। अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 4 मीटर और विड्थ है 4 मीटर, तो आप झट से बोलोगे कि सर एरिया क्या है इसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, तो सीधा क्या हो जाएगा? 16। बट डायरेक्शन भी होगी इसके साथ एसोसिएट, तो आप बोलोगे सर इसके परपेंडिकुलर है डायरेक्शन। एरिया वेक्टर जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये पूरा प्लेन है, ध्यान देना, ये पूरा प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, इसके परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। आया समझ में कि नहीं? इससे प्रूफ हो जाता है, ध्यान देना, इससे प्रूफ हो रहा है कि जब भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उससे आप निकाल क्या रहे हो? यहां पे ज्योमेट्रिकल में इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वॉल्यूम स्केलर होता है ना, वॉल्यूम स्केलर होता है, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी।
अब मैं मैथ्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैथ्स मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा होता तो फिर मैं आपको बताता कि ऐसी एक क्वांटिटी होती है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये वॉल्यूम दे देती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप बोलते हैं उसे, ठीक है ना। ये सर ने आपको करवाया होगा, अवनेश सर ने, लेकिन फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं है एक्चुअली। फिजिक्स में हायर फिजिक्स पे जाओगे तब यूज आता है, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ यहां तक सीमित रहोगे, पूरे 12th में सिर्फ यही यूज होगा। तो ए क्रॉस बी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, यस, हाँ वही। So A cross B gives the area of parallelogram formed by the vector A and B. अगर आपने A वेक्टर ये लिया, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ A क्रॉस B आपको क्या दे रहा है, तो आप झट से इन दोनों से बनने वाले पैरेललोग्राम को बना देना। A वेक्टर को ट्रांसलेट करो, ये भी A वेक्टर है, और B वेक्टर को ट्रांसलेट करो तो ये B वेक्टर है। तो A क्रॉस B जैसे ही आप निकाल रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो, ये एरिया निकाल रहे हो। समझ में आया कि नहीं। ए क्रॉस बी अपने आप इन दोनों के बीच का एरिया दे देगा। ये मैं प्रूव भी करा देता हूं। ये आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप कहां जाएगा, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर होगा। अब ये कैसे निकला ये भी बता देता हूं। किसी को याद है पैरेललोग्राम का एरिया क्या हुआ करता था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस इनटू हाइट, अगर याद होगा, है ना। तो यहां पे बेस क्या है, यहां पे बेस है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट क्या है, ये हाइट है, ये हाइट है। अब हाइट कैसे निकालने, तो हाइट निकाल सकते हैं। ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल मैं यहां बना रहा हूं, ये ट्राइंगल यहां बना रहा हूं, ये हो गया बी। ये जो लेंथ होगी, ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ है, वो होगी बी, बी का मैग्नीट्यूड, ये थीटा है और ये एच है। तो हमें क्या पता है, बी पता है, थीटा पता है, एच पता है। हाँ, D1 D2 भी निकाला है, उससे भी निकाल सकते हो, बट आपको वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना नहीं है, उससे भी निकाल सकते हो। बट D1 इंटू D2/2 वो रोम्बस का एरिया होता है, ठीक है ना। एच बाई बी आप सीधा देखो यूज कर लो, एच बाई बी क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा हो जाएगा तो एच आ जाएगा बी साइन थीटा। तो हाइट जो है आप रख लो बी साइन थीटा, तो ये आ गया ए बी साइन थीटा। ये देखो, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, ए बी साइन थीटा। फिर बता रहा हूं, A क्रॉस B gives the area of parallelogram formed by the vector A and B। A वेक्टर और B वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो A क्रॉस B दे देता है। तो ए बी साइन थीटा ये एरिया है, और इसकी डायरेक्शन है, किस तरफ है इसकी डायरेक्शन, एन कैप की तरफ। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे पता चलता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स करवाऊंगा इसी साल, इस साल जो है गॉस थ्योरम करवाई जाएगी आपको, जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है गॉस थ्योरम, उसमें बहुत यूज होने वाला है ये पूरा पूरा, ठीक है। इसी के साथ वेक्टर जो है मेरे ख्याल से इतना काफी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। मैं अब आगे चल रहा हूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसका यूज आपको आएगा, ध्यान देना, यूज जो है वो आता रहेगा। यस, आगे चलूं।
हो गया सबका कंप्लीट? यस, आगे चलूं मैं? ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब जो है, क्योंकि मैं आपको वेक्टर करवा चुका हूं तो ये चैप्टर बहुत इजी पड़ जाता है। फिर अगर वेक्टर ना करवाया जाए तो ये थोड़ा जो है ना समझाने में प्रॉब्लम आ जाती है, प्लस माइनस का बहुत झंझट रहता है यहाँ इसमें। ठीक है, अगर किसी को वेक्टर आता है तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। आपको पहले मैं दो चीजें बता देता हूं कि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे ही आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो तो आप पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़ रहे हो काइनेमेटिक्स। हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, ये दोनों एक साथ ही लेके चलूंगा मैं। ठीक है, ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन है ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, आप इसमें क्या पढ़ते हो? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the motion of particle। जैसे मैं बोल रहा हूं मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो यहां पे ना आपको तीन चीजें समझ लेनी है कि मैं क्या क्या जानना चाहता हूं पार्टिकल। मैं जानना चाहता हूं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल कहां है, ये जानना चाहूंगा। हमेशा ध्यान देना जब भी मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूं कि मैं मोशन ऑफ द पार्टिकल को स्टडी करना चाहता हूं, तो मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल कहां पे है। पहले तो ये जानना है कि अच्छा कब, एट एनी टाइम, मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे है, ये जानना चाहता हूं मैं। और क्या जानना चाहूंगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को हम बोलते हैं गति। ठीक है ना, गति, गति मतलब स्पीड। ठीक है ना, दो चीजें इन्वॉल्व है इसमें, गति जानना चाहूंगा और डायरेक्शन ऑफ गति। कहने का मतलब ये है किस डायरेक्शन में भाग रहा है और कितनी स्पीड से भाग रहा है, यही वेलोसिटी है। ठीक है ना, दो चीजें इन्वॉल्व है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी स्पीड से भाग रहा है और किस डायरेक्शन में भाग रहा है। अच्छा, फिर वही चीज आती है एट एनी टाइम। और तीसरा जो आप जानना चाहोगे वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन का हिंदी मीनिंग मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोच लो कि मैं ये जानना चाहूंगा कि एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है ना, इन 1 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी।
या सीधी सी बात है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अलावा कुछ नहीं जानना चाहते, तो एक और चीज लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम, इसके अलावा भी कई चीजें हैं, और भी चीजें जान सकता हूं, लेकिन जनरली फिजिक्स में हम यहां तक ही रुक जाते हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन तक ही रुक जाते हैं। एक्सेलरेशन के अलावा भी चीजें होती हैं, ठीक है ना, जो साइंटिस्ट लोग मेजर करते हैं, लेकिन 12th की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं यहां तक ही रुक जाता हूं, वी विल नॉट इन्वॉल्व फर्दर इनटू इट, ठीक है। अब आपको ये तो चीज समझ में आती है कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। कभी आपने पढ़ा होगा कि पोजीशन का डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी दे देगा, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव दे देगा दोगे तो एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। और उल्टा जब एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करना है, और वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है तो इंटीग्रेट करना है। मैं इस पूरे चैप्टर में आपको यही बताऊंगा कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज दे रखी है, जैसे वेलोसिटी, तो आपको यहां कैसे पहुंचना है और यहां कैसे पहुंचना है, ये पूरा तरीका आपको आना चाहिए। जिसको ये आता है दे कैन इजिली डू दी कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन करके कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहला जो है, जो मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, सबसे पहला आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। मोशन कैसे स्टडी किया जाता है वो बात की बात है, लेकिन आपको पहले ये अंतर समझ में आना चाहिए। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंस। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो ए पे है और बी पे जाना चाहता है, और उसने मान लीजिए पाथ लिया, ऐसे होता हुआ ये यहां पहुंच गया। टोटल पाथ कवर है ना। तो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। अगर दो पॉइंट लोगे, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ऐसा सोच लो, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जब आप ए से बी तक जा रहे हो तो कितने पाथ ले सकते हो, बहुत सारे पाथ ले सकते हो। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, इट इज दी लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। जो पाथ लिया है उसकी लेंथ ले लेना, ठीक है ना, वही जो है डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है, ध्यान देना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आपने ए से बी तक, मान लीजिए यही पाथ लेते हुए गए, ऐसे गए तो आप इस पाथ से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ए बी का जो पाथ है उसकी लेंथ नहीं है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ऐसे सोच लो, ठीक है ना। अब क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक है ना, तो इसके पास दोनों चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन भी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। तो ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
अब वेक्टर है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है एज वेल एज जीरो। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा स्केलर है। अच्छा, अब सोचो आप कैसे निकाला होगा आपने, निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना। कई बार ये पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस से बताओ स्केलर क्वांटिटी क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। तो कई बार क्या होता है, आप सिंपल ये नहीं बोलोगे कि सर क्योंकि आप सिर्फ इसमें लेंथ निकाल लो, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। ये कहना बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है कि आप तरीके से बताओगे तो बहुत बढ़िया होगा। देखो, अब एक चीज समझ लेना कि आप कर क्या रहे हो। जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, ध्यान देना। मान लीजिए पाथ है, ऐसा पाथ लिया आपने। अब देखो आप कर क्या रहे हो, ध्यान देना। आप जब ऐसे चल रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 100 मीटर, तो आपने क्या किया, ध्यान देना। आप ऐसे सोचो, आपने इस पूरे पाथ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में। देखो ऐसे, ऐसे ना आप बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो अगर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे। अब ये वेक्टर है, मान लो ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये R3 वेक्टर है, ये R4 वेक्टर है, ऐसे Rn वेक्टर है। तो इमेजिन करो कि अगर मैं टोटल लेंथ निकालना चाहता हूं तो आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा? R1 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, इन्हें ऐड करते जाओ। कैसे ऐड करना है? सिंपल एडिशन, सिंपली ऐड कर दो। आ रहा है समझ में मैंने क्या किया है? ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं ये, मान लो इनफाइनाइट वेक्टर्स लिए, पूरे पाथ को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आया समझ में? डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट द होल पाथ इनटू स्मॉल इनफाइनाइट वेक्टर्स। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, ध्यान देना, फिर मैं बता रहा हूं आपको। और इन वेक्टर्स का आप क्या लोगे? मैग्नीट्यूड लोगे और ऐड कर दोगे, सिंपल। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, सबके मैग्नीट्यूड को ऐड किया, तो डायरेक्शन इन्वॉल्व तो हुई नहीं इसमें। आया समझ में कि नहीं? कैसे निकाली जाती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ? क्लियर हो रहा है? बिकॉज वी आर एडिंग only the magnitude of R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। और ये भी कैसा एडिशन है? स्केलर एडिशन है। स्केलर मतलब सिंपली ऐड कर दिया है मैंने। दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान देना। ये रीजन है, कई
सिर्फ ऐसे ही बोल देना कि सर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैं पूछूं क्यों है, प्रूव करके दिखाओ, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि सर इसलिए है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं पूरे पाथ को छोटे छोटे वेक्टर्स में तोड़ दूं, छोटे छोटे वेक्टर्स में तोड़ दूं, तो अगर आपने इन वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलरली ऐड कर दिया ना, तो पूरे पाथ की लेंथ आ जाएगी, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आप क्या करोगे, करोगे यही काम, ध्यान देना, ये एक वेक्टर हो गया, ध्यान देना, ये वेक्टर हो गया, 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 ये वेक्टर हो गया। इमेजिन करो ये ए है और ये बी है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। अब इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करूं, तो ध्यान देना R1 और R2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन ये होगा, क्योंकि इसकी टेल इसके हेड पे लगी हुई है। अगर आप देखोगे तो टेल और हेड क्या है, कंबाइंड है, देखो टेल और हेड कंबाइंड है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो होगा R1 प्लस R2 वेक्टर। अब इसमें अगर आपने R3 ऐड कर दिया, तो ये होगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, दिख रहा है। और अगर आपने इसमें R4 ऐड कर दिया, ऐसे R4 ऐड कर दिया, तो ये वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर प्लस R4 वेक्टर। और मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, फाइनल पॉइंट। तो ये वाला जो वेक्टर है, दिस वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है वो आपको क्या देगा, ये वाला वेक्टर, जो चारों इंडिविजुअल वेक्टर R1, R2, R3 और R4 को वेक्टरली ऐड करने के बाद आया है, वो आपको क्या दे रहा है, ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का कैसे वेक्टर निकालते हो, कैसे निकालते हो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is equal to the vector addition of R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर अप टू Rn वेक्टर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और क्योंकि ये वेक्टर वेक्टर एडिशन से आया, तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकलेगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है ना। ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ध्यान देना, R1, R2, R3। सो वी कैन से दैट displacement is a vector quantity। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको बोला जाए कि एक पार्टिकल है ए से बी तक जा रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, आपको सिर्फ क्या करना है कि पूरे पाथ को ना छोटे छोटे वेक्टर्स में डिवाइड कर लेना, और उन वेक्टर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस वेक्टर मिलेगा। और वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एग्जांपल के साथ समझो, एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ध्यान से समझना, ये आपको अगर वेक्टर आता है तो 2 मिनट में कर दोगे आप, कुछ नहीं है इसमें। मान लो एक पार्टिकल है, वो कैसे जा रहा है, ध्यान देना, ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन क्या होता है ये सब मैं बाद में बताऊंगा, वो बात की बात है, ठीक है। एक पार्टिकल है, ओरिजिन से चला इस तरफ ऐसे होता हुआ, ए पॉइंट तक पहुंचा, फिर ए से यू टर्न लिया,
बी तक पहुंचा, फिर बी से यू टर्न लिया, सी तक पहुंचा, फिर यू सी से यू टर्न लिया, ओरिजिन पे पहुंच गया। अब ये डिस्टेंस बता देता हूं कितना कितना चला है, तो मतलब कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं। ये चला मान लो 20 मीटर, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 20, फिर बी का दे रखा है आपको, मान लो ये भी 20 दे रखा है, फिर सी का दे रखा है मान लो 10 मीटर। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं, बताओ फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब ये बहुत इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। कईयों ने आंसर निकाल भी लिया होगा, ठीक है। डिस्टेंस बताओ क्या होगा। यस बताएगा कोई। डिस्टेंस 80 है ना। 20 20 चला, यहां से यहां तक 20 चला, फिर वापस आया, ऐसे होता हुआ 20 चला, तो 20 प्लस 20, फिर वापस चलो, यहां से यहां पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता हुआ बी पे पहुंचा, कितना चला, और 20 चल गया, फिर वापस आया, देखो ऐसे चला था, ध्यान देना। 70 बता रहा है कोई, ठीक है चलो देखो, पता चलेगा अभी। यहां से यहां कितना चला, ए पे 20, फिर वापस आया, कितना चला 20, फिर बी पे जा रहा है, कितना चला 20, वापस आया, फिर 20, फिर सी पे जा रहा है, ये सी है, ठीक है, कितना चला 10, और फिर वापस आया +10। तो टोटल जो है डिस्टेंस जो है उसने 100 मीटर चला, एक्चुअल में 70 नहीं चला, 70-80 नहीं चला, 100 मीटर चला। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि जहां पे था इनिशियली फाइनली भी वहीं पे है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब ये देखो, ये तो तरीका है, ये तो शॉर्ट तरीके से कर लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं वेक्टर से करूं तो देखो कितना इजी पड़ जाता है, ध्यान देना। आप इस पूरे मोशन को कितने वेक्टर्स में तोड़ोगे, ध्यान देना। आप पूरे मोशन को तोड़ो इस तरीके से, देखो ये हो गया एक वेक्टर, ध्यान से समझना, ये हो गया दूसरा वेक्टर, ये हो गया तीसरा वेक्टर, और ये हो गया चौथा वेक्टर। कितने वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं इसमें, ठीक है। अब मुझे बताएगा कोई ओ ए वेक्टर कितना है, बताओ। क्योंकि इसमें एक ही चीज है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्स की डायरेक्शन का आई कैप होता है, कौन बताएगा। ओ ए वेक्टर क्या होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों है, क्यों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाते हैं, बताएगा कोई। ओ ए वेक्टर क्या है। ये ओ ए वेक्टर है, देखो ये ओ ए वेक्टर है, यहां तक ओ ए वेक्टर, हाँ कितना है ओ ए वेक्टर, 20 i कैप। अभी बताया मैंने बहुत अच्छी तरीके से, 20 i कैप, 20 इसकी मीटर लेंथ है, और किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 20 i कैप। अब ए बी वेक्टर देखो, ये भी वेक्टर है, क्योंकि चल ऐसे रहा है ना, इस तरफ चल रहा है, ऐसे होता हुआ चल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। अच्छा बता दो ए बी वेक्टर कितना है। ना 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 ना, नॉट 40, -40 आई कैप,
y माइनस 40। अरे भाई डायरेक्शन भी तो देखनी है ना, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, दिख रहा है। मैं पूरे पूरे जो मोशन है, पूरा जो मोशन है, उसे छोटे छोटे वेक्टर्स में तोड़ रहा हूं और वेक्टर को लिख दे रहा हूं। देखो ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर देखो, ये बी सी वेक्टर हो गया। बी सी वेक्टर कौन बताएगा? हाँ, ये 30 आई कैप हो जाएगा, ये बी सी वेक्टर है, 30 आई कैप, वाई 30 आई कैप। देखो ये 20 मीटर लेंथ है, ये 20 मीटर है, और ये 10 है, तो 30 आई कैप हो गया। और लास्ट, लास्ट सी ओ वेक्टर, तो ये साफ साफ पता चल रहा है सी ओ वेक्टर क्या है, ये वाला सी ओ वेक्टर है, ये सी ओ वेक्टर है, ये वाला कितना है ये, सी ओ वेक्टर कितना है? अगर आप ढंग से देखोगे तो -10 आई का पता चल जाएगा, -10 आई का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या बोलोगे? सर ये जो चार वेक्टर है ना, ये चार वेक्टर है, 1 2 3 4, इन तीनों का, इन चारों का मैग्नीट्यूड ही ऐड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर का क्या है, 20, दूसरे वाले का क्या है, 40, तीसरे वाले का है 30, और चौथे वाले का है 10। ये कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। आपको मैग्नीट्यूड ऐड करना है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा? इन चारों को वेक्टोरियली ऐड करना है। 20 आई कैप, 30 आई कैप, -40 आई कैप एंड -10 आई कैप। तो ये आ जाएगा 50 आई कैप, और ये आ जाएगा -50 आई कैप। देखो कैंसल आउट, कितना आ गया, 0 आ गया। देखो अब ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, हर बार ऐसे नहीं कराया जाता, लेकिन मैंने समझाने के लिए किया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। फिर बता रहा हूं, ध्यान देना, डिस्टेंस हर बार पूरे चैप्टर में मैं यही करता रहूंगा। जब भी बोला जाएगा डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट, मैं यही करूंगा और कुछ नहीं। डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालते हैं हम? डिस्टेंस निकालते हैं पूरे मोशन का, पूरा जो पाथ है उसे छोटे छोटे वेक्टर्स में क्या कर दो, डिसइंटीग्रेट कर दो, और सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? उन वेक्टर्स को वेक्टोरियली ऐड कर देना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, चलो, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, ठीक है, कल देखेंगे बाकी। अब मैं 5 बजे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। ओके। ओके, 5 बजे, ठीक है।